कर दिया है, हो जाएगी। नमस्कार। जब तक हमारे मुख्य वक्ता जो हैं वो शामिल होते हैं कार्यक्रम में, तब तक मैं जो हमारे छात्र संयोजक हैं हिंदी ऑनर्स 5th सेमेस्टर से विक्रांत जाखर, उनसे कहूँगी कि वो अपने विचार जो हैं वो आज के कार्यक्रम को लेके साझा करें। अनम्यूट करो विक्रांत। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आप सभी का ध्यान नेताजी के सपनों का भारत की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक विजनरी लीडर थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक ऐसे आजाद भारत की कल्पना की थी जहां न तो महिलाओं पर अत्याचार किया जाए, उन्हें सम्मानित नजरों से देखा जाए तथा भारत की तरक्की में अपना विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दे सकें। नेताजी एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना किया जाए, सभी धर्मों का सम्मान किया जाए, सभी धर्मों को अपने फैसले लेने का अधिकार हो, सभी लोग अपने रीति रिवाजों का स्वतंत्रता पूर्वक पालन कर सकें, सभी लोग बंधुत्व, स्वतंत्रता पूर्वक तथा प्रेम के साथ मिलजुल कर रह सकें। नेताजी एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां जाति के नाम पर लोगों के मन में द्वेष न हो, जहां जाति के नाम पर कोई भेदभाव ना किया जाए, सभी व्यक्ति एक साथ एक समान तथा अपने कार्य स्वतंत्रता पूर्वक कर सकें, जहां जाति के नाम पर लोगों का सामाजिक बहिष्कार ना किया जाए तथा वो समाज में अपना हक ले सकें। ऐसे भारत की छवि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के रूप में भी हमें दिखाई है, जहां महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार थे। रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया गया जिसमें लक्ष्मी स्वामीनाथन, जानकी देव आदि महिलाओं ने अपने कौशल का परिचय दिया, जहां धर्म के नाम पर भी कोई भेदभाव नहीं किया गया था। गुरबख्श सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खान, प्रेम सहगल आदि योद्धाओं ने अपने को एक कुशल योद्धा के रूप में दिखाया। आजाद हिंद फौज में जाति के नाम पर भी कोई भेदभाव नहीं किया गया था। सभी एक दूसरे के साथी के रूप में देखे जाते थे और एक दूसरे की सहायता करते थे। लेकिन मुझे यह बात बड़े खेद के साथ कहनी पड़ रही है, जहां नेताजी भारत को एक मजबूत भारत के रूप में देखना चाहते थे, वह भारत आज कई हिस्सों में बढ़ चुका है। लोगों में मातृभूमि से कोई खासा लगाव नहीं रह गया है। पितृसत्तात्मक समाज, जाति, धर्म को तवज्जो दी जा रही है। आए दिन महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। ऐसा ही कुछ हमें कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है, जहां अल्पसंख्यकों की धर्म के नाम पर हत्या की जा रही है। आज हमें नेताजी के सपनों का भारत बनाने के लिए अनेक विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, जो आज भी प्रासंगिक है। आज हमें नेताजी के विचारों को ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है, जिसे हम समाज में फिर से बंधुत्व, प्रेम और समानता ला सके, जो कि नेताजी का सपना था। उन्होंने अपने सपनों को आजाद हिंद फौज के रूप में करके भी दिखाया। आज हमें नेताजी के विचारों और आदर्शों को भूलते जा रहे हैं, तो सरकार को उनके विचारों को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा विक्रांत, तूने कार्यक्रम के पहले ही नेताजी के सपनों के भारत के बारे में बताया। अभी
अब मैं हिंदी विभाग की प्रभारी डॉक्टर प्रतिभा राणा से अनुरोध करूंगी कि वो भी अपने विचार साझा करें। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। इतने सारे ज्वाइन करते हैं, ऐसा है उन्होंने कह दिया था, मगर कहीं जरूरी उसमें फंस गए तो जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सर ज्वाइन कर ले। मैं आज का जो कार्यक्रम हमने रखा है, आज के ही दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की प्रांतीय सरकार, आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी और भारत उसके 78वें वर्ष में 78 वर्ष पूर्ण कर चुका है। तो 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में प्रांतीय आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। उस समय जापान समेत 11 देशों की सरकार ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता दी। इस सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास भी खोले थे। नेताजी का लक्ष्य भारत की स्वाधीनता था, जिसे वह पूरी एकाग्रता से अंजाम देते रहे। 21 अक्टूबर 1943 को जब ये कह लीजिए कि संघर्ष के लिए उन्होंने शुरुआत की, तो उसके बारे में जब मैं पढ़ रही तो कि कहा जाता है कि पूरा 50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर दिल्ली चलो के नारे सिंगापुर में लगा रहे थे और लगातार आधा घंटे तक बहुत तेज उसमें पूरे जोश के साथ दिल्ली चलो के नारा लगा। अब हम अगर नेताजी के विचार की बात करते हैं तो उन्होंने 28 अक्टूबर को इस संदर्भ में कहा था कि आजाद हिंद की अस्थायी सरकार बनाने के साथ मेरे राजनीतिक जीवन का दूसरा स्वप्न पूरा हो गया। उनका पहला स्वप्न क्रांतिकारी सेना का निर्माण था और दूसरा सपना जो उनका पूरा हुआ वो आजाद हिंद की अस्थायी सरकार। और इसके बाद जो उनका असली सपना था वो था इसके माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से भारत की स्वाधीनता प्राप्ति। और उनके सपनों के भारत की अगर हम बात करते तो उनके सपनों में भव्य भारत का चित्र था। वो भव्यता जो भारत की थी वो मानचित्र के रूप में नहीं थी, एक एक व्यक्ति उनके लिए भारत था, एक एक जन जन में भारत बसता था नेताजी के। और इसीलिए वो जब बात करते हैं तो सबसे बहुत सारे उन्होंने बातें की है मातृभूमि को लेकर, देश को लेकर, शिक्षा को, चिंतन, समर्पण, मगर वो युवा वर्ग को, युवा पीढ़ी का भी आह्वान करते हैं कि ये वो युवा पीढ़ी है जो हमारे आजादी में सबसे ज्यादा योगदान दे सकती है अपने जोश के साथ, अपने उत्साह के साथ। तो इसी उसमें वो उन्होंने अपने सहयोगियों को पत्र भी लिखे और उन पत्रों में उन्होंने अक्सर जिक्र किया। हम सब जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे चर्चा चल रही है, उसके क्रियान्वयन को तो नेताजी ने शिक्षा की अनिवार्यता और औचित्य पर भी उन्होंने बात की और उन्होंने बोला भी कि एक पत्र में वो लिखते हैं तो कि बताओ तो हमारी इस शिक्षा का क्या उद्देश्य है। छात्र जीवन समाप्त होने पर हमें कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना है, फिर हम जीवन भर गधे की भांति परिश्रम करेंगे और अंत में हमारी मृत्यु आ जाएगी। अब इसी कड़ी में वो इसी पत्र में वो आगे कहते हैं कि क्योंकि हम बाबू बनना चाहते हैं, हम ऑफिसर बनना चाहते हैं, हम बाबू सर ने ज्वाइन कर लिया है प्रतिभा जी। अच्छा, ठीक, फिर मैं जल्दी से खत्म करती हूँ कि हम बाबू तो बनना चाहते हैं, हम ऑफिसर बनना चाहते हैं, मगर हम उसी पत्र में उन्होंने जिक्र किया कि हम थोड़ी देर पैदल भी नहीं चल सकते। हम गर्म देश में हमने जन्म लिया है मगर हमें गर्मी 1 मिनट भी सहन नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे विचार हैं नेताजी के। ये मैंने छात्रों को संदर्भ में हमारे जय हिंद सर। हमारे आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता श्री चंद्र कुमार बोस जी सर का मैं विभाग की तरफ से और स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है सर आपका। और ऐश्वर्या जी से, कार्यक्रम की संयोजिका ऐश्वर्या जी से अनुरोध करती हूँ वे कार्यक्रम को गति दें। धन्यवाद प्रतिभा जी। नमस्कार। आज स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज परिवार आजाद हिंद सरकार के गठन की 78वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इस आभासी मंच पर एकत्रित हुआ है। वर्षगांठ तो हर साल ही मनाए जाते रहे हैं, किंतु इस वर्ष संपूर्ण देश आजादी का अमृत महोत्सव के साथ साथ
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष भी मना रहा है। इसलिए यह हम सब के लिए गर्व का दिन है। आज के ही दिन 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनाई थी। नेताजी के नेतृत्व में बनी तब की सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस सहित कई देशों द्वारा मान्यता भी दी गई थी। आज हमारे बीच नेताजी के परिवार के सबसे ओजस्वी वक्ता श्री चंद्र कुमार बोस जी अपना व्याख्यान देंगे। Honorable Distinguished Speaker Shri Chandra Kumar Bose ji, Principal Shri Praveen Garg ji, Dr. Pratibha Rana, learned colleagues, and most important, my dear students, good morning to all of you. On behalf of the Swami Shraddhanand College, thank you for joining in this important lecture to mark the 78th anniversary of the day Netaji announced the formation of the Provisional Government of Free India, PGFI. Arji Hukumat-e Azad Hind. It started functioning from Singapore with 11 ministers and 8 representatives from the INA. This year is very important as country is also celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav and Netaji's 125th birth anniversary year. Now to begin with, I would like to invite Dr. Pratibha Rana, TIC of Hindi Department, to deliver her welcome speech. Over to you, Pratibha ji. तो धन्यवाद ऐश्वर्या जी। मैं सर के ज्वाइन करने के दौरान ही मैं बोल चुकी हूँ और उस समय हम की भी सीमा का ध्यान रखना है, तो हम प्रिंसिपल सर को आप इनवाइट कीजिए। मैं अपने वो बोल चुकी। सर आपका पुनः स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है हमारे प्रोग्राम में। पहले तो हाँ जी, हाँ धन्यवाद प्रतिभा जी। अब मैं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर प्रवीण गर्ग से अनुरोध करूंगी कि वो आकर सर का औपचारिक रूप से स्वागत करें। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। यह बहुत ही हर्ष की बात है कि अपना हिंदी विभाग आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार से माननीय चंद्र कुमार बोस जी को आमंत्रित करते हुए उनके क्या कहूँ मैं आजादी के प्रथम दिवस को मना रहा है। इससे पहले भी 1857 में भी हम आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, चाहे वो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उससे सभी भारतीयों में एक स्वतंत्रता की नींव पड़ी और विदेशी शासन से, उससे भी ज्यादा कहें तो साम्राज्यवादी शक्तियों से कैसे हमको निजात पाना है, 1857 में यह सिद्ध हो गया था। इसी के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत, जिसको कि अशोका से लेकर, और 1857 में भगत सिंह जी तो नहीं थे, अशोका से लेकर मदन मोहन मालवीय जी तक के लोगों ने प्रसारित किया। उसी संस्कृति, उसी वैभव के कारण ही एक मानसिक संपन्नता, मानसिक सांस्कृतिक संपन्नता जो भारतवासियों में हुई, वह हमें 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में देखने को मिली। इन्हीं महान संतों की वजह से, प्रखर राष्ट्रवादियों की वजह से देश में स्वतंत्र होने की नींव डली और कुछ सेनानियों ने जिसको इसको सबसे पहले अपनाया, उनमें सुभाष चंद्र बोस जी भी एक थे। बाकी आपने इनके जीवन शैली को, जीवन वृत्तांत को इधर लगा ले, सभी लोगों ने अपने अपने लैंग्वेज में, अपने अपने सिस्टम में पढ़ा होगा, सुना होगा, फिल्में भी देखी होंगी। मुख्यतः उस समय की कठिनाइयों को देखने के बाद, जैसे प्रतिभा जी ने और ऐश्वर्या जी ने बताया, शायद ही ऐसा कोई देश छोड़ा हो जो उन्होंने नहीं घूमा। और आज की तरह फर्स्ट क्लास एसी या एसी ट्रेन और हवाई जहाज में नहीं, मुख्यतः पैदल यात्राएं करके उन्होंने पूरे विश्व को देखा। दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, इस कहावत को उन्होंने चरितार्थ किया जब उन्होंने साम्राज्यवादी ब्रिटिश को हराने के लिए जर्मनी से दोस्ती की, यूएसएसआर के राष्ट्रपति से दोस्ती की।
तो ये नहीं, और घूमना भी कैसे, वेशभूषा वेश बदलकर सारे संसार में वो इंडिया से नेपाल, यूएसएसआर, जापान और जर्मनी तक गए, यानी उल्टा घूम कर गए, डायरेक्ट ईस्ट में ना जाते हुए वेस्ट की तरफ से ईस्ट में गए, या डायरेक्ट वेस्ट में ना जाते हुए ईस्ट की तरफ जाकर फिर जर्मनी पहुंचे और हिटलर का साथ लिया। और जबकि अंग्रेज गुप्तचर, अंग्रेज साम्राज्यवादी शक्तियां उनके पीछे लगी हुई थी। इसके बाद उन्होंने इनसे विश्वास पाकर आज के दिन 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हुए आजाद हिंद की स्थापना की और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करते हुए एक सरकार जो दूसरे देश से राज्य करती है उसकी स्थापना की, और विभिन्न देशों में अपने राजदूत भी स्थापित किए। कहने का तात्पर्य है, इनके जीवन पर अभी माननीय चंद्र कुमार जी प्रकाश डालेंगे, यानी कितना कठिन परिस्थितियों में इन्होंने कार्य किया और किस तरह लोगों को, स्वाभिमान को देश के लिए जगाया, उनकी जॉब के लिए, उनके कार्य के लिए, उनको फ्री में कुछ देने के लिए नहीं, राष्ट्र के प्रति उनके स्वाभिमान को जगाया। और इसकी प्रेरणा मिली उनको, जो हमारी प्राचीन सांस्कृतिक सभ्यता, वैभवशाली संस्कृति को उन्होंने पुनः जागृत किया। बाकी यानी मैंने थोड़ा सा विषय को इसलिए रखा कि यह किसी भी चीज को समझने के लिए एक बेस बनता है। कितनी कठिन परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, कोई साधन न होते हुए, यानी मैं तो ये कहूंगा कि पहले भारतीय थे जिन्होंने पनडुब्बी में भी यात्रा की, वेशभूषा बदलकर पनडुब्बी से भी ट्रेवल किया। साइकिल, ट्रैक्टर, कार सभी लोग करते हैं। एक पनडुब्बी में भी भारत से जापान वेश बदलकर पनडुब्बी में भी गए। तो इन्हीं सब, और किस तरह से लोगों को अपना जान देने के लिए, लहू देने के लिए प्रेरित किया कि लोग उनकी एक आवाज पर हजारों की संख्या में एकत्रित हो जाते थे। सुनने में ये भी आता है कि सारा लेडीज अपने सारा गोल्ड उनके सामने रख देती थी कि अगर इससे हमको आज़ादी मिल सकती है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ मेरे को विश्वास है चंद्र कुमार बोस जी हमको इनलाइटन करेंगे, हमारे फैकल्टी, हमारे बच्चे इनसे प्रभावित होंगे और आगे इनकी शिक्षाओं को अपनाते हुए एक समर्थ वैभवशाली भारत की कल्पना करते हुए उसे और आगे बढ़ाने की योजना बनाएंगे। इसी तरह के कार्यक्रम करेंगे। इसी के साथ साथ पुनः एक बार हिंदी विभाग के सभी ऑर्गेनाइजर्स, ऐश्वर्या जी हमारे सामने हैं, प्रतिभा जी हैं, प्रदीप जी हैं, और यही तीनों साथी दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, आर्यन श्रीवास्तव जी हैं कॉलेज के, और बाकी सभी विद्यार्थियों को हमारी शुभकामनाएं। इसी के लिए विशेष धन्यवाद श्री चंद्र कुमार बोस जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर, अभी भी सुना किसी इंटरव्यू में व्यस्त थे, तो हमारे कॉलेज को अपना कॉलेज समझा, अपना परिवार समझा और हमें लाभान्वित करने का एक अवसर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः ऐश्वर्या जी आप आगे का कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। शायद वो मीटिंग से लेफ्ट कर गए हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद। पता करती हूँ।
हैं ज्वाइन सर, वो टेक्निकल थोड़ा वो नेटवर्क का इशू हो रहा है, बस कर रहे हैं सर। ऐश्वर्या जी के यहाँ से चिड़ियाओं की बड़ी सुंदर आवाज आ रही है। सर ज्वाइन कर रहे हैं ऐश्वर्या जी, नेटवर्क चला गया था, कर लिया सर ने, ज्वाइन कर लिया। हाँ। It gives me immense pleasure to introduce our chief guest and speaker, Shri Chandkumar Bose. He is the grandnephew of Netaji Subhash Chandra Bose and the grandson of Sarat Chandra Bose. His father, Amiyanath Bose, actively participated in the Quit India movement and was also a forward bloc MP from Arambagh in West Bengal. Bose studied economics at Hendon College in London and completed his MBA from IIMM, Kolkata. He joined Tata Management Training Center and he was associated with the Tata Group for more than 18 years. In 2000, he left the Tata Group and started Bose Information Technology Private Limited, HR and skill consultancy company. He was one of the key persons for Open Forum, which works for declassification of files on Netaji Subhash Chandra Bose. He is also General Secretary of Indian Socialist Democratic Forum that works for creating awareness on human rights in third world countries. Since 2016, Chandrakumar Bose has been in active politics. He has contested in the 2016 West Bengal Assembly and 2019 Lok Sabha elections. He is active in all spheres of life, education, business, social work, and politics. Please welcome Mr. Chandrakumar Bose. Sir, over to you. Sir, please unmute. Sir, unmute. Hello. Yes, sir. Ji, Can you hear me? Yes, sir. Yeah. हाँ, जय हिंद. First, I must apologize. मुझे क्षमा कर दीजिए because I have joined late in your program. Actually, I was in Red Fort, ऐतिहासिक जो जगह है लाल किले में, तो इधर कनेक्टिविटी का कुछ समस्या है, तो I could not connect. So now I am on the way to Meerut. There is a program in Meerut which I would be attending. So I would like to say a few words while on my way to Meerut. See, Netaji Subhash Chandra Bose was a political thinker, a visionary, a statesman, and at the same time a soldier. ऐसा कॉम्बिनेशन उतना आसानी से नहीं मिलता है. सैनिक भी था, स्टेट्समैन भी था, विशनरी भी था, और जिसको बोला जाता है a statesman who could unite all communities in India. See, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो रेलेवेंस है 21st सेंचुरी इंडिया में, ये he could unite all communities, Hindus, Muslims, Sikhs, as Bharatiyas. ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दे रहे, सबके साथ सबके विकास, सबके साथ सबके विश्वास, अब जो उनका आजाद हिंद फौज में इन द 1940s, तो अभी 75 साल बीत गया है, हम लोग को आजादी मिला है. वी आर स्टिल ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट व्हाट नेताजी कुड डू 78 years बैक. आज 21 अक्टूबर है. 1943 में
प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद गठन हुआ था, अर्ज़े हुकूमत आजाद हिंद गठन हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अखंड भारत के पहला प्रधानमंत्री थे। तो अब देखिए, जो इतिहास हम लोग जानते हैं आजादी का लड़ाई में जो क्रांतिकारी लोग का जो 1857 में, आप लोग जो इतिहास लेके पढ़े होंगे, आप जानते हैं लोग और काफी लोग पे हम लोग का भी कार्यक्रम किया। लाल किले में जो INA ट्रायल्स हुआ था, 3 ऑफिसर आजाद हिंद फौज का ट्रायल हुआ था फॉर हाई ट्रीजन, जो गद्दारी किया था ब्रिटिश एम्पायर की तरफ। तो 3 जो ऑफिसर्स था, एक था मुसलमान शाहनवाज खान, एक था सिख गुरबख्श सिंह ढिल्लों और तीसरा था हिंदू प्रेम कुमार साइगल। तो उस टाइम में जब ये ट्रायल चल रहा था, एक कहावत था, लाल किले से आए आवाज, ढिल्लों साइगल और शाहनवाज। ये जब मैसेज पूरा भारत में स्प्रेड हुआ तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और ये विद्रोह के कारण ब्रिटिश आर्मी, हेलो हेलो यस सर केटे हेलो जी सर, आवाज आ रही। ये फोन को छे वारे। हाँ, या कैन यू हियर मी? हाँ जी, सुनाई दे रहे ना? हाँ, तो उस टाइम ब्रिटिश आर्मी जो बंगाल में इंडिया में था, 25 लाख सैनिक था। 25 लाख सैनिक में 40,000 ब्रिटिश था, बाकी सब भारतीय था। तो भारतीय कंपोनेंट ऑफ ब्रिटिश आर्म फोर्सेस ने रिवॉल्ट कर दिया है। संभव नहीं था 40,000 ब्रिटिश ऑफिसर्स इतना लाखों भारतीय सैनिक के साथ लड़ाई करने का संभव ही नहीं था। हाँ? हाँ। तो ब्रिटिश उस टाइम जो ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस का दायित्व में था इन इंडिया, फील्ड मार्शल ऑकिनलेक ने एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दिया। उस टाइम जो वाइसरॉय था, वाइसरॉय वेवल को रिपोर्ट दिया कि अब हम लोग को ब्रिटिश आर्मी के अंदर जो रिवोल्ट शुरू हुआ है, भारत छोड़ के हम लोग को जाना ही पड़ेगा। कारण ब्रिटेन से उस टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स और सोल्जर्स को लेके आना संभव नहीं था। बिकॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ खराब हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन ने जीता, ब्रिटेन वन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। तो उस टाइम समय नहीं था भारत में ब्रिटेन से कोई सैनिक को लाना। तो उस टाइम जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अभी ब्रिटिश आर्काइव्स में दिखाई दे रहे, लॉर्ड क्लेमेंट एटली उस टाइम डिसाइड किया ये ट्रांसफर ऑफ पावर कर देना चाहिए, कारण हमको भारत में रहने का और संभव नहीं है।
ये हम लोग को पता चला जब क्लेमेंट एटली कलकत्ता में आया था 1956 में, और 1956 में कलकत्ता राजभवन में ठहरा था। तो राजभवन में उस टाइम जो राज्यपाल था फणिभूषण चक्रवर्ती, फणिभूषण चक्रवर्ती लॉर्ड क्लेमेंट एटली को पूछा कि आप भारत छोड़ के क्यों चले गए इतना जल्दी? क्या था जल्दीबाजी में आप चले? गांधी का अहिंसा आंदोलन था ना, और कुछ अलग रीजन था? देखिए, महात्मा गांधी को हम लोग हम लोग सम्मान करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन बोल के पुकारा। गांधी 44 में कांग्रेस का जो भी नेतृत्व दे रहा था, एवरीबॉडी वाज पुट इन जेल, प्रिजन में था। तो पूरा क्विट इंडिया मूवमेंट कोलैप्स किया था। तो फिर कारण क्या था? तो उस टाइम क्लेमेंट एटली ने बताया, इट वाज द बैटल ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड द INA trials for which we had to leave and vacate India. तो आज एक ऐतिहासिक दिन है, 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर जो आजाद हिंद सरकार ने डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम अनाउंस किया था। आप जानते हैं अमेरिका में 4 जुलाई अमेरिका हैड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। तो 4 जुलाई अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। तो 21 अक्टूबर इज इंडियाज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो 21 अक्टूबर भारत की आजादी का दिवस मनाया जाना चाहिए। 21 अक्टूबर नहीं होता, 21 अक्टूबर में आजाद हिंद सरकार गठन नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं आता। तो इफ यू हैव टू hoist the flag on the 15th of August, you will also have to hoist the flag on 21st of October. कारण 26,000 आजाद हिंद फौज का सैनिक बलिदान दिया था। 60,000 सैनिक था आजाद हिंद फौज में, उसमें से 26,000 शहीद हुआ था। 44%, 44%। विश्व में कोई भी आर्मी में 44% बलिदान नहीं दिया है। इतना बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, तो अनलेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 21 अक्टूबर में लाल किले में तिरंगा झंडा नहीं लहराता, तो फिर 15 अगस्त में भी लाल किले में तिरंगा झंडा नहीं लहराना चाहिए। With these words, I thank you. I thank all the students for giving me a patient hearing. हम फिर से आएंगे, अभी काफी डिस्टर्बेंस हो रहे हैं रोड पे। I will again join you for a more extensive session. बात हम लोग जरूर करेंगे। सही इतिहास आज की युवा पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है। It is very important to know the true history of India's freedom struggle. Thank you. जय हिंद। धन्यवाद सर। औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन से पहले सर ने जैसे कहा कि लाल किले पर अगर 21 अक्टूबर को झंडा नहीं लड़ता तो हम 15 अगस्त का झंडा नहीं देख पाते। तो उसी पर है कि भी चलो, उन्होंने कदम कदम बढ़ाए जा, उनका आह्वान गीत जो था इंडिया उसका आईने का कि चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशा संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा कदम कदम बढ़ाए जा।
धन्यवाद सर। अब मैं अपनी कलीग कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर ऐश्वर्या झा को औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करती हूँ। ऐश्वर्या जी। धन्यवाद प्रतिभा जी। सबसे पहले मैं कार्यक्रम में हुए देरी के लिए माफी चाहूंगी। धन्यवाद सर। आज का दिन स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस विशेष व्याख्यान श्रृंखला में आदरणीय चंद्र कुमार बोस जी ने अपने वक्तव्य में नेताजी के जीवन पर प्रकाश डाला। नेताजी का जीवन राष्ट्रीय गौरव है। चंद्र कुमार बोस जी का मैं समस्त महाविद्यालय और हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने अति व्यस्त क्षणों में से कुछ समय निकालकर कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। I want to thank Mr. Chandra Kumar Bose ji, who gave his vital time from his busy schedule to grace this webinar. His ideas and views will help our students and teachers to understand Netaji's life and his idea for independent India. I would like to thank our principal, Professor Praveen Garg ji, Dr. Pratibha Rana ji, esteemed colleagues, student coordinator Vikrant Jakhar, and all the participants for supporting and actively participating in this lecture. Thank you all. Good day. Namaskar. Jai Hind. थैंक यू ऐश्वर्या जी। सर भी शायद जा चुके हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर।